हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कृषि नामक अध्याय पे चर्चा करें। पिछली वीडियो में बेटा हमने आपको बताया था कि कृषि किसे कहते हैं, कितने प्रकार को या कितने भागों में उसको हम बांट सकते हैं। और हमने बेटा पिछले वीडियो में ऋतु के आधार पर भी कृषि का वर्गीकरण आपको समझाया था। अब इस आज टॉपिक जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको दाने। मैंने आपको बताया था कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत शामिल करते हैं, और कृषि के द्वारा कुछ ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनको पेय फसलों के अंतर्गत शामिल करते हैं, और कुछ अतिरिक्त जो कुछ और फसलें होती हैं उनको हम अन्य प्रकारों से समझते हैं। तो अब दालें आपको समझना है। आप जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक, तो दालें शाकाहारी लोगों के भोजन का मुख्य अंग होती है, ये आप जानते हैं। और दालों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। आपको याद रखना है, प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य कारक दालें होती हैं। जो लोग शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं उनके भोजन का अभिन्न हिस्सा ये दालें होती हैं। ठीक, अब आप सस्य ऋतु के आधार पर ये पढ़ चुके हैं कि 3 भागों में बांटकर हम इनका अध्ययन करते हैं। तो दालें आपकी रबी की फसल के अंतर्गत भी उगाई जा सकती हैं या जाती हैं, और कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन खरीफ की फसल के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले आपको दालों के कुछ उदाहरण समझने हैं कि हम किनको क्या कह सकते हैं, दालों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं, जैसे मूंग, अरहर, चना, मसूर, उड़द। ठीक, दालों के कुछ उदाहरण हैं। इनको हम दालों की कृषि के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में दालों की कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो आप लोग दे सकते हैं। आगे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में दालों से प्राप्त होता है, और दालें रबी की फसल के अंतर्गत भी उगाई जा सकती है और खरीफ की फसल के अंतर्गत भी। ठीक, आप जानते हैं कि रबी की फसल शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काटी जाती है। तो इस समय अवधि में जो भी दालें उत्पन्न की जाएंगी वो रबी की फसल के अंतर्गत शामिल होंगी। और आप जानते हैं कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु के शुरू में। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु से पहले बोई जाती है और शीत ऋतु से प्रारंभ होने के साथ काट ली जाती है। तो ये समय अवधि में जो भी दालें उत्पन्न होंगी उनको हम खरीफ की फसल के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब आपको समझना ये है, आपसे मालूम किया जा सकता है कि रबी की फसल के अंतर्गत कोई 2 दालों के उदाहरण या खरीफ की फसल के अंतर्गत कोई 2 दालों के उदाहरण। तो बेटा जैसे मटर, ठीक, मटर जैसे चना, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों जो दालों के प्रकार हैं वो रबी की फसल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। खरीफ के अंतर्गत आप देखेंगे उड़द, अरहर, ठीक, इस फसल के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो बेटा बहुत आसानी से आप इसका क्वेश्चन दे सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे भारत में कौन से राज्य हैं जो दालों का उत्पादन करते हैं। इन दालों के उत्पादन करने वाले प्रमुख
राज्यों के नाम आपको यहाँ पर देना है। तो ऐसे राज्यों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों को शामिल किया जाता है जहां पर दालों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्य भी ऐसे हैं, इनको हम दाल उत्पादन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो बेटा दालें ठीक प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत भारत में उगाई जाती हैं। जो लोग शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं उनके भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये दालें होती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि दालों से बहुत बड़ी मात्रा में मानव शरीर को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और भारत में जो दालों का उत्पादन किया जाता है वो रबी की फसल के अंतर्गत भी और खरीफ की फसल के अंतर्गत भी। मैंने इन दोनों फसलों के अंतर्गत एक दो उदाहरण आपको देकर स्पष्ट कर दिया है कि ये फसल, ये दाल की फसल रबी के अंतर्गत आती है। कुछ फसलें जो दाल की होती है वो खरीफ के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक ऐसे कुछ राज्य हैं जो दालों के उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बेटे आगे आपको समझना है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ये तो वो फसलें थी जिनको हम खाद्यान्न के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक, अब भारत में कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो खाद्यान्न के अतिरिक्त फसलों में शामिल की जाती हैं, वो आपको अब आगे समझना है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, जैसे इसमें प्रमुख फसल आप गन्ने का अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसको बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो अधिक या उच्च टेम्परेचर वाले स्थानों में गन्ने का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होगी गन्ना उत्पन्न करने के लिए। जो टेम्परेचर चाहिए वो आपको ध्यान रखना है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो तापमान होता है वो गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक, इस टेम्परेचर में गन्ने की खेती की पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा गन्ने की फसल उगाने के लिए पर्याप्त होती है। जिन भागों में वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई करके गन्ने का उत्पादन किया जाता है। और गन्ने से आप समझते हैं, गन्ने से भारत में चीनी उद्योग, गन्ने पर भारत में चीनी उद्योग क्या है, निर्भर है। अब आप सोच रहे होंगे गन्ने उत्पादन करने वाले या भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां गन्ना उगाया जाता है। इनमें कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर गन्ने की खेती की जाती है। आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो गन्ने की दशा से गन्ना उत्पादन करने की स्थिति के आधार पर महत्वपूर्ण है। ठीक, और आपको याद रखना है कि ब्राजील के बाद भारत विश्व में
गन्ना उत्पादन